हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 28 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 28 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल चैनल का जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, इसमें 1 हफ्ते लग जाएंगे। तो आप लोगों को डेली की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है ये टेलीग्राम से ही मिल सकेगी। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के ऐड हो सकते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। भारत की जो कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक के द्वारा ये डेवलप की जा रही है। इसके साथ समझौता था ब्राज़ील का, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। फिर अगला है टाइफून इन्फा। इसने अभी हाल ही में चाइना में भीषण तबाही मचाई है। इस कदर यहाँ बाढ़ देखने को मिल रही है जो कि चाइना के इतिहास में पिछले 1000 सालों में कभी नहीं देखा गया था। स्माइल योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, निराश्रितों को घर प्रोवाइड कराने के पर्पज से। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत ये चेरापूंजी में की गई है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। पेगासस स्पाईवेयर ये चर्चे में है, जो कि डेवलप किया गया है इजराइल के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने सुना है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ये जो सौर संयंत्र है सिंगापुर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, सिंगापुर ही है, लेकिन इसकी जो स्थापना है ये की जा रही है इंडोनेशिया में। यह है तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर फार्म। तो इंडोनेशिया का जो बाटन द्वीप है, इसी बाटन द्वीप में इसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 1600 हेक्टेयर में फैला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मतलब कि ये नहीं होगा कि प्लांट लगाने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, क्योंकि ये होगा पूरी तरह से पानी में तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग फार्म। इसकी क्षमता की यदि हम बात करें तो ये लगभग 4000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन ये कर सकेगी। ये जो प्रोजेक्ट है 2022 में शुरू होगा, 2024 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सिंगापुर के द्वारा इसकी स्थापना की जानी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपी। दोबारा से यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। इसके अलावा इंडोनेशिया से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो एक है सुलावेसी द्वीप। ये भी हाल ही में चर्चे में रहा था। क्यों चर्चे में था? तो दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग जो कि 45,000 साल पुरानी है लगभग, ये इसी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में ही पाई गई है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि हाल ही में माउंट मेरापी जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चे में रहा था, ये इसी इंडोनेशिया में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने जा रहा है बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। और ये एक ऑप्शन के रूप में होगा। किसके ऑप्शन के रूप में? फेसबुक के ऑप्शन के रूप में। जबकि जो अलापन है ये होगा व्हाट्सएप के ऑप्शन के रूप में। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, भारत में एक स्वदेशी ट्विटर आप कह सकते हैं जिसका नाम है कू एप्लीकेशन, ये भी लॉन्च किया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगे, दूसरों की चीज़ सभी को अच्छी लगती है। तो कू एप्लीकेशन पर जोर तो दिया जा रहा है कि आप स्वदेशी ही यूज़ करें। और ट्विटर के साथ भारत सरकार की जो जंग चली आ रही थी, इस बीच ये सारी चीज़ें और भी निकल करके सामने आई कि जो भी एप्लीकेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ है, ये खुद का ही यूज़ किया जाना चाहिए। तो फिलहाल बांग्लादेश के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है कि ये खुद का अपना स्वयं का फेसबुक का ऑप्शन के रूप में अपने इस एप्लीकेशन को देख रहा है, जिसका नाम है जोगाजोग एप्लीकेशन। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो ये भारत से सटी हुई इसकी सीमा है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है ढाका। करेंसी है टका। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और आप करंट से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बांग्लादेश है इसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी हाल ही में एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, इसकी भी शुरुआत की गई थी। भारत बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम क्या है? संप्रीति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हिंसक विरोधों के प्रदर्शन के बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हिचेम मचीची, इन्हें बर्खास्त किया गया है? तो ये पूरा मैटर है ट्यूनीशिया का। देखिए, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है हिचेम मचीची, लेकिन अभी इन्हें बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किया किसने है? तो ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं ये भी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इनका नाम है कैस सईद। इनके द्वारा इन्हें बर्खास्त किया गया है।
रीज़न क्या है? तो देखिए वही रीज़न है क्योंकि कोरोना काल के बाद यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, आर्थिक तंगी आ रही है, लोग भुखमरी से परेशान हैं। इसी बीच जो सत्तारूढ़ पार्टी है इस्लामिक एन्नाहदा, इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन कर दिया है। तो ट्यूनीशिया की संसद के अध्यक्ष जिनका नाम है राचेद घनौची, इन्होंने राष्ट्रपति पर तख्ता पलट करने का आरोप लगाया। अच्छा, इस पूरे मैटर को मतलब कि ये जो पूरी स्थिति दुनिया में बनी हुई है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हैती के जो राष्ट्रपति हैं जोविनल मोइसे, इनकी हत्या इन्हीं के घर में घुस करके कर दी गई थी। रीज़न क्या था? वही रीज़न था कि कोरोना काल के बाद यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है ये बिगड़ते चली गई और यहाँ के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम अभी मैंने लिया है, इनका एक तानाशाही वाला रुख ये देखने को मिला था। भुखमरी जैसी हालत ये हैती में हो गई थी जिसके बाद से इनकी हत्या की गई थी। फिर आप लोगों को एक मैटर याद होगा क्यूबा में, तो क्यूबा में भी जनता के द्वारा यहाँ की सरकार का विरोध किया जा रहा है। क्यूबा में तो ऐसा विद्रोह हो रहा है जो कि यहाँ 30 से 40 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मतलब कि महंगाई ये आसमान छू रही है जिसके कारण जनता नाराज़ है। फिलहाल यहाँ बर्खास्त किया गया है ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर को। तो आप मैप में देख सकते हैं ट्यूनीशिया की लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। आप ये देख पा रहे हैं कि ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है। अब यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर नील रिवर ये यहीं से प्रवाहित होती है और अंत में ये मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? तो इसे डेवलप कर रहा है नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये जो सुपरबिट टेलीस्कोप है ये है एक बलून टेलीस्कोप जिसकी फुल फॉर्म बनती है सुपर प्रेशर बलून बॉन्ड इमेजिंग टेलीस्कोप, सुपरबिट टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है ये अंतरिक्ष में जाएगा कैसे? तो देखिए एक स्टेडियम के आकार का है, हीलियम बलून का इसमें इस्तेमाल किया जाना है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी स्तर पर भेजा जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में क्यूबा में जनता के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ की सरकार के खिलाफ, तो क्यूबा में क्या हुआ है कि इंटरनेट की सुविधा ये बंद कर दी गई है, जिसके बाद से अमेरिका ने क्या किया कि इन्हें ऐसा कह दिया गया कि क्यूबा में हम बलून के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे। अब ये कैसे पहुंचना था ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। अब सेम वैसे आप कह सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था बलून इंटरनेट के बारे में, जिसे आपने क्या कहा था, लून प्रोजेक्ट। वैसे आप समझ पा रहे हैं कि ये है बलून टेलीस्कोप जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाना है। अभी नहीं भेजा गया है, इस पर विचार चल रहा है, जो कि भेजा जाएगा नासा के द्वारा। अच्छा, हम नासा की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और नासा के कुछ कारनामे हैं जो कि करंट से रिलेटेड है, हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इसका एक मिशन है, मिशन परसीवरेंस, सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था। इसके बाद एक रोवर है, आप लोगों को यदि नाम याद होगा, इंजेन्युटी, ये मंगल के मिशन पर भेजा गया था। फिर तीसरा आप याद रख सकते हैं कि नासा के एक अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है केट रोबिन्स। इनके द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार मूली की फसल उगाई गई थी, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को नासा के द्वारा क्या नाम दिया गया था, प्लांट हैबिटेट 02। आप और क्या रिलेट कर पा रहे हैं, तो नासा के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड जिसे आप कह सकते हैं, जिसका नाम है बेन्नू, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। और नासा के द्वारा शुक्र मिशन में रिसर्च के लिए 2 मिशन लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। एक तो डेवेंसी, दूसरा होगा वेरिटास। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 ये रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें कि यदि हम मेजर बातों की बात करें तो कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन यही निकल करके सामने आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए वर्तमान परिस्थितियों को देख करके। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की ऊर्जा प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा ये 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट ये शुरू कर सकती है। इसे आप समझेंगे, देखिए COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसका जो 21 समिट रहा था 2015 में, इसी COP21 में भारत के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसी बीच भारत ने यह टारगेट सेट किया था कि हम आने वाले समय में यानी कि 2022 तक अपनी कुल एनर्जी का 175 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे।
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी चल रहा है 2021 और भारत अभी इसका मात्र केवल 69% ही अचीव कर पाया है। इसी बीच भारत ने एक और प्रॉमिस कर दिया है। कौन सा प्रॉमिस? कि 2030 तक हम 450 गीगावाट एनर्जी ये रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे। यही सारी बातें निकल करके सामने आई है इस रिपोर्ट में, जिसमें कि सहभागी बना है नीति आयोग। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 में, और प्रेजेंट टाइम में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, क्योंकि अध्यक्ष ये तो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसके CEO ये कौन है? तो ये हैं अमिताभ कांत जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है? तो जो बाइडेन के द्वारा अभी हाल ही में 100 मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी गई है। किसके लिए? अफगान प्रवासियों के लिए। अभी पूरा मैटर है क्या? तो देखिए, आप लोगों को ये तो मालूम है कि लगभग 20 सालों से, आप कह सकते हैं लगभग 2 दशक से, अमेरिका की जो सेना थी ये तैनात थी अफगानिस्तान में। किस लिए? तालिबानियों का खात्मा करने के लिए। लेकिन हाल ही के दिनों की घटना आपने देखी है कि अमेरिका की जो सेना है ये तालिबान से लौट गई है। अफगानिस्तान का एक एयरबेस है बगराम एयरबेस, जो कि पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो सेना थी इसका जाना हुआ है, और अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन ये फिर से आना शुरू हो गया है, और यहाँ जो अशांति का माहौल बना हुआ है। इसी बीच आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया के नेतृत्व में जो ट्रॉइका समूह है इसे ट्रॉइका प्लस किया गया है, और पहली बार इसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत ने काफ़ी सारा पैसा लगा रखा है अफगानिस्तान में। सहतूत बांध का जो प्रोजेक्ट है ये भारत के द्वारा ही यहाँ कंप्लीट किया जाना था। भारत के करोड़ों रुपए यहाँ फंसे हुए हैं। तो इस अशांति के माहौल में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने ये कहा है कि बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के ऐसे लोग जो कि इस हिंसा के माहौल से परेशान हैं, वो अमेरिकी अप्रवासी वीज़ा के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, इन्हें हो सकता है वीज़ा दिया जाए, लेकिन जांच के बाद ही ऐसे लोगों को वीज़ा दिया जाएगा। तो उसके पहले क्या किया जाए? तो इसके पहले ये जो आवेदक है जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है कि इन्हें अफगानिस्तान में नहीं रहना है, इन्हें अफगानिस्तान से निकाल करके वर्जीनिया में अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है यहाँ इन्हें भेजा जाएगा, और ये यहाँ तब तक रहेंगे जब तक इनके वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया ये पूरी नहीं हो जाती। तो अभी यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, इसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। साथ ही ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप देख पा रहे हैं भारत से यदि आप देखेंगे तो ये तो है पाकिस्तान का ही एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ये ग्वादर पोर्ट कनेक्ट हो रहा है चाइना से। किसके माध्यम से? ये काराकोरम दर्रा होते हुए इस प्रोजेक्ट का नाम है सी पैक कॉरिडोर, चाइना को जोड़ेगा डायरेक्ट ग्वादर पोर्ट से। थोड़ा आगे आप आएंगे तो ये देख पा रहे हैं आप चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान का है। इसी चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत ये अफगानिस्तान पहुंच सकता था। फिलहाल आगे ये देखना होगा कि अफगानिस्तान में क्या शांति की प्रक्रिया जो चल रही है, काफ़ी सारे देश इसके लिए प्रयास कर पा रहे हैं, क्या ये इसमें सफल होते हैं या नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष और MD जो कि बन गए हैं C विजय कुमार, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यदि हम बात करें SCL की, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध IT कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म बनती है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। किसके द्वारा? तो इसके फाउंडर हैं शिव नाडार, और इन्हीं की बेटी है रोशनी नाडार, जो कि प्रेजेंट टाइम में SCL की चेयरपर्सन है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही रोशनी नाडार है जो कि भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। और किरण मजुमदार शॉ, ये कौन है? तो ये हैं बायोकॉन की संस्थापक। संदीप कटारिया, ये भी हाल ही में बाटा के ग्लोबल CEO बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में CRPF के द्वारा इसका 83वां स्थापना दिवस 27 अगस्त को मनाया गया है। 27 जुलाई को। CRPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। अब कई बार मैंने आप लोगों को अर्धसैनिक बल के बारे में बताया है, इसका हम आज रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए तो भारत में कुल 8 प्रकार के अर्धसैनिक बल हैं। इसे आप बेसिक से समझेंगे, जैसे कि आप लोगों ने 3 तो मेजर ही पढ़े हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। देखिए, ये जो तीनों बल हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये आती हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखते हैं।
जब कभी किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध का माहौल बनता है या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। देखिए मैंने गलती से शायद ये 8 बोला है, लेकिन ये है 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इन्हें कौन सा कार्यभार दिया गया है? इन्हें दिया गया है इंटरनल सिक्योरिटी का। जैसे कि देश के अंदर किसी भी तरह का विद्रोह, दंगा फसाद या कभी युद्ध ना भी चल रहा हो, उस टाइम बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम ये सभी करते हैं। एक एक फैक्ट हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है असम राइफल। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो कि नॉर्थ ईस्ट की रक्षा करते हैं। इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट के रखवाले भी कहते हैं। फिर अगला है BSF दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडो पाक वॉर जब हुआ था 1965 में, इसके बाद इस बल की ज़रूरत महसूस हुई थी। तो ये किसकी रक्षा करते हैं? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है जो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट है CISF दैट इज़ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, एयरपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो वगैरह में, ये इनके प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फिर नेक्स्ट है CRPF जिसके बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो आप कह सकते हैं कि नक्सलाइड एरिया में ये प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर अगला है ITBP दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 1962 में जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था, इसके बाद इसका गठन किया गया था। और ये किन्हें प्रोटेक्ट करता है? तो ITBP आप कह सकते हैं कि जो चाइना का बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर पर जितने भी पहाड़ हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर यदि हम बात करें NSG की दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप लोगों को मालूम ही है 1984 में इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद NSG का गठन किया गया था। ये बेसिकली VIP लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर लास्ट है SSB दैट इज़ सशस्त्र सीमा बल। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया नेपाल की बॉर्डर है और इंडिया भूटान की बॉर्डर है, इनके प्रोटेक्शन का काम SSB करते हैं। और चुनाव के दौरान आप लोगों ने पोलिंग बूथ में SSB के ही जवानों को देखा होगा। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ा करके 28% करने की घोषणा की है? तो ऐसा फैसला किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कोरोना काल में जिस हिसाब से स्थिति बनी है और लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिला है, इसी को देखते हुए हरियाणा के लगभग 2.85 लाख कर्मचारियों को, साथ ही 2.62 पेंशनरों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। तो इन्हें तो लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसका जो भार है ये हरियाणा गवर्नमेंट के राजकोष पर पड़ेगा। लगभग हर महीने 210 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ ये इससे पड़ेगा। हरियाणा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम आप याद रखेंगे, एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा है कलेश्वर नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में यहाँ हिसार से एयर टैक्सी सुविधा की भी शुरुआत की गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला है, हाल ही में मणिपुर सरकार ने किस खिलाड़ी को ASP के पद पर नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्ति की गई है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इन्हें कौन नहीं जानता, आप जानते ही हैं हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे थे, इस दौरान इन्होंने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सिल्वर मेडल तो इन्होंने जीता है, लेकिन इसमें जिन्होंने गोल्ड जीता था, चाइना की जो एथलीट है, इनका डोपिंग टेस्ट चल रहा है। यदि वो उसमें फेल हो जाती हैं तो ये जो मीराबाई चानू हैं, ये गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार हो सकती हैं। तो इन्हें ASP के पद पर तो नियुक्त किया ही गया है, साथ ही मणिपुर सरकार के द्वारा इन्हें 1 करोड़ रुपए भी दिया जाना है। यदि हम बात करें मैरी कॉम की, तो ये भी मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं और ये हैं बॉक्सर। हिमा दास, ये बिलोंग करती हैं असम से, ढींग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें DSP के पद पर नियुक्त किया गया था। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था तमिलनाडु। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, यूनेस्को के द्वारा भारत के 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।